तो ये रियल स्टोरी अप्रैल की है और यहाँ हो रही हॉन्टिंग्स मार्च 2004 से लेकर अगस्त 2006 के बीच में हुई थी। अप्रैल अपनी फैमिली के साथ सॉल्ट लेक सिटी में रहती थी। अप्रैल की फैमिली काफी रिलीजियस और स्ट्रिक्ट थी और ये लोग मॉर्मन्स थे। अब जिन्हें मॉर्मन्स नहीं पता उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि मॉर्मन रिलीजन, जिसे चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स भी कहा जाता है, ये क्रिश्चियनिटी का एक ब्रांच है जो 1800s में जोसेफ स्मिथ ने स्टार्ट किया था। मॉर्मन्स बाइबल के साथ बुक ऑफ मॉर्मन को भी होली स्क्रिप्चर मानते हैं, जिसमें लिखा है कि जीसस क्राइस्ट ने अमेरिका में भी लोगों को विजिट किया था। ये लोग फैमिली, प्योरिटी और सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर ये लोग अल्कोहल, टोबैको या फिर इवन कॉफी तक अवॉइड करते हैं और अपनी इनकम का एक हिस्सा चैरिटी में देते हैं। मॉर्मन्स का बिलीफ है कि गॉड आज भी प्रॉफिट्स के जरिए गाइड करते हैं और सच्ची फेथ रखने पे फैमिलीज आफ्टर लाइफ में भी साथ रहती है। एनीवेज, कमिंग टू अप्रैल, वो 16 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है और इससे अप्रैल के घर वाले उससे बहुत खफा थे। ऐसे में अप्रैल अपनी रिलीजियस बिलीफ्स को त्याग के अपने हिसाब से जीना शुरू करती है। अप्रैल को एक बेटा होता है जिसका नाम नैट था और कुछ समय बाद अप्रैल को एक और बेटा होता है जिसका नाम शेन था। अप्रैल सिंगल मदर थी विद 2 किड्स और तब उसकी मुलाकात मैट नामक बंदे से होती है। मैट और अप्रैल तुरंत ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और देखते ही देखते इन 4 लोगों की प्यारी सी फैमिली बन गई थी। शुरुआत में ये लोग वेस्ट जॉर्डन इलाके में रहते थे और ये नेबरहुड बहुत सेफ नहीं था। इनफैक्ट एक दिन तो इनके घर में एक चोर तक घुस गया था, लेकिन फॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी चोटिल नहीं हुआ। ये चोर बाद में पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया और तब पता लगा कि उस रात चोर एक दूसरे घर में भी ब्रेक इन किया था इन द सेम नेबरहुड। इसीलिए मैट और अप्रैल डिसाइड करते हैं कि इन्हें किसी अच्छे नेबरहुड में शिफ्ट करना होगा। इनफैक्ट यही सही मौका होगा एक घर खरीद लेने का। अब दोस्तों, पेशे से मैट कॉन्ट्रैक्टर था जो कि घर वगैरह ही रिनोवेट करता था और उसे पता था कि एवेन्यूज नामक नेबरहुड बहुत सही है, ऑल्दो वहां खाली घर मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन एक दिन जब मैट एवेन्यूज वाले एरिया से गुजर रहा होता है तो उसे एक घर फॉर सेल दिखता है। मैट तुरंत अप्रैल को यहाँ लेके आता है और ये लोग इस घर को देखना शुरू करते हैं। ये घर काफी बढ़िया था। इनफैक्ट घर का फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड भी बहुत ही खूबसूरत था। ऑल्दो मैट नोटिस करता है कि घर के एक वॉल पे रेड कलर से कुछ तो लिखा था जिसे बेचने वाला बंदा तुरंत पेंट करवा रहा था। इनफैक्ट वो ये चीज मैट से छिपा भी रहा था। जो भी हो, मैट को ये घर काफी अच्छे प्राइस पे मिल रहा था और भले इससे मैट और अप्रैल के ऊपर थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर आता, स्टिल दिस हाउस वाज वर्थ इट। बस फिर क्या था, मैट और अप्रैल घर खरीद लेते हैं और तुरंत ही इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। इनके सारे दोस्त काफी आश्चर्य में थे क्योंकि मैट और अप्रैल की जॉब्स ऐसे कुछ हाई पेइंग नहीं थी। स्टिल ये दोनों एक अच्छे खासे नेबरहुड में एक बढ़िया घर खरीद चुके थे। इस घर में कई रूम्स थे। एक बेसमेंट था जिसमें एक नॉन फंक्शनल पुराना बॉयलर था। देन घर में एक लॉन्ड्री शूट भी था जिससे कपड़ों को नीचे रखा जा सकता था। नाउ घर में मूव इन होते ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लाइक अप्रैल को किसी बच्चे की आवाज बार बार सुनाई दे रही थी जो कि मॉमी कह रहा था। दिन एक रात सबको घर में बहुत जोर की आवाज आती है जो कि बेसमेंट के बॉयलर से आ रही थी। पहले तो मैट को लगता है कि शायद इस घर में भी कोई ब्रेक इन किया है, लेकिन छानबीन करने पे मैट को पता लगता है कि यह आवाज बॉयलर रूम से आ रही है और शायद पुरानी पाइप्स की वजह से है। इसके बाद छोटा बेटा शेन अकेले में किसी से बात करता था और पूछे जाने पे उसका कहना था कि वो एक बेंजामिन नाम के बच्चे से बात करता है। बेंजामिन के साथ ही वो स्विंग पे खेलता है, हमेशा रहता है, ऑल दैट। जबकि बेंजामिन नामक कोई बच्चा इस घर के आसपास तक नहीं रहता था। मोरोवर इस घर के बाथरूम में एक जंग खाया हुआ 4 लेग वाला बाथटब था जो कि इतना भारी था कि उसे कुछ वर्कर्स उठा के बाहर रखने से मना कर देते हैं। वर्कर्स का कहना था कि बाथटब को उठाते वक्त ऐसा लगता है मानो वो पानी से भरा हुआ हो। इन बातों को इग्नोर करके मैट घर की रेनोवेशन शुरू करता है और रेनोवेशन के दौरान मैट पाता है कि घर के एक हिस्से में बाहर से काफी पेड़ पौधे उगे हुए थे। इसे हटाने पे मैट पाता है कि इस वॉल पे एक खिड़की थी, जबकि घर के अंदर इसी जगह पे जो वॉल थी वो सॉलिड थी, वहां कोई खिड़की नहीं थी। दिस मींस कि इस स्पॉट पे घर के बाहर वाले वॉल और अंदर वाले वॉल के बीच में काफी स्पेस होगी जिसे सील किया गया है। एंड मैट वाज वेरी क्यूरियस क्योंकि अगर वो स्पेस ठीक ठाक बड़ा निकला तो यहाँ वो अप्रैल के लिए एक क्लोजेट बना सकता है। जो भी हो, फिलहाल तो मैट घर के अंदर वाले फेक वॉल को नहीं तोड़ता, रादर वो घर की दूसरी चीजों को फिक्स करने में लग जाता है, जैसे कि पाइप्स, प्लम्बिंग, पेंटिंग, हीटिंग एंड ऑल दैट। अब दोस्तों, इस रेनोवेशन का खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा था जो कि मैट और अप्रैल के लिए अफोर्ड कर पाना संभव नहीं था। ऐसे में अप्रैल डिसाइड्स कि वो कोई और जॉब ढूंढेगी जो कि प्रेजेंट जॉब से ज्यादा पे कर सके। फॉर्चुनेटली अप्रैल को ऐसी जॉब भी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छा खासा पे कर रही थी, लेकिन दोस्तों ये काम अच्छा नहीं था। बेसिकली अप्रैल एक टेलीफोन हैंडलर थी फॉर एन एडल्ट कंपनी जो कि क्लाइंट्स को लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी। अब भले अप्रैल सिर्फ टेलीफोन हैंडलर थी जिसका काम सिर्फ ऑर्डर लेना था एंड ऑल, स्टिल अप्रैल खुद इस जॉब को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थी। वो अपनी इस नई जॉब के बारे में किसी को नहीं बताती एक्सेप्ट मैट। और हालांकि मैट भी अप्रैल के इस जॉब से खुश नहीं था,
था, स्टिल इन्हें रिनोवेशन के लिए पैसे चाहिए थे, जिसके कारण अप्रैल ये काम शुरू कर देती है। अब ऐसी जॉब्स की टाइमिंग रात को ही होगी, इसीलिए अप्रैल नाइट शिफ्ट्स करने लगती है और मैट को ही बच्चों को संभालना पड़ रहा था। नाउ बच्चों की बात की जाए तो नैट ओके था, उसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन शेन काफी परेशान रह रहा था। शेन को लगने लगा था कि उसके कमरे के कबर्ड में कोई तो रहता है। इनफैक्ट कबर्ड का दरवाजा अपने आप ओपन होता था। शेन अपनी प्रॉब्लम्स अपनी माँ बाप से शेयर करता था, लेकिन वो दोनों शेन की बातों को हल्के में लेते थे। वैसे देखा जाए तो कोई भी इस घर में खुश नहीं था। आई मीन अप्रैल को भी किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती थी जो कि मॉमी मॉमी पुकार रहा होता था। देन मैट को बेसमेंट से आवाजें आती थी। मैट को तो अब माइग्रेन की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई थी, जिसके कारण वो बच्चों का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रख पा रहा था। यहाँ कोई भी किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर सभी परेशान थे। अब एक रात मैट के घर उसका एक फ्रेंड और उसकी वाइफ आती है और वो लोग मैट के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। ऑल्दो उन्हें मैट को देख समझ आ गया था कि मैट की हालत खराब है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद इस महंगे घर को खरीदने के बाद मैट फाइनेंशियली जूझ रहा है। अब जब तीनों बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं तो अचानक मैट को यार्ड में एक आदमी दिखता है। इनफैक्ट मैट के फ्रेंड और फ्रेंड की वाइफ को भी ये आदमी दिखता है। अगले ही क्षण वो आदमी ऐसे गायब हुआ मानो वहां कोई था ही नहीं। ये देख मैट का दोस्त डर जाता है और ऐसे में वो तुरंत अपनी वाइफ के साथ यहाँ से निकल लेता है। उनके जाने के बाद मैट डरने लगता है, परेशान होने लगता है और ऐसे में वो घर के बाहर आके चिल्लाने लगता है कि वहाँ कौन है, सामने आओ एंड ऑल दैट। तभी मैट का एक पड़ोसी यहाँ के मैट को शांत करता है, जिसके बाद मैट फाइनली घर के अंदर जाके सो जाता है। खैर अगली सुबह अप्रैल काम से थक हार के लौटती है और वो ड्रिंक बना के बाथ टब में लेट जाती है। एकदम से अप्रैल को ऐसा लगता है मानो वो टब में डूब रही है और तभी वो अपने होश में आके टब से निकलती है। अप्रैल को समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। क्या नशे में उसकी आंख लग गई थी जिससे वो डूबने लगी, या फिर कोई अनजान शक्ति उसे डुबा रही थी। इतना काफी नहीं था तो अप्रैल को एक लेडी मिरर में दिखती है। इनफैक्ट उसे एक लेडी की काइंड ऑफ विजन भी आती है। अप्रैल तुरंत ये बात मैट को बताती है, लेकिन मैट तो खुद ही परेशान था। इनके बीच अनबन होने लगती है, जहां मैट अप्रैल को ब्लेम कर रहा होता है फॉर हर बैड जॉब। ऐसा लग रहा था कि इनकी फैमिली टूट रही है। वहीं अगर मैट की बात की जाए तो वो अंदर ही अंदर खुद को भी कोस रहा होता है, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहा था। एनीवेज आगे मैट को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट जॉब, और क्योंकि अप्रैल अकेले बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती थी बिकॉज ऑफ हर जॉब, तो वो अपनी माँ को बच्चों का ख्याल रखने यहाँ बुलाती है। अप्रैल की माँ फौरन इस घर में आती है और यहाँ आते ही उन्हें अच्छा फील नहीं होता। उसी दिन शेन और नैट लुका छिपी खेल रहे होते हैं, जहाँ शेन लॉन्ड्री वाली जगह में छिप जाता है। तभी शेन को लगता है कि बेंजामिन वहाँ उसके पास आया है, जो कि कह रहा होता है कि तुम यहाँ मत छिपो, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। इससे पहले शेन कुछ समझ पाता, अचानक से एक भूतिया हाथ शेन को नीचे खींच लेती है, जिससे वो डर के चिल्लाता है। नेट फौरन यहाँ के शेन को इस जगह से निकालता है, लेकिन अब तक शेन बहुत ज्यादा डर चुका था। उस रात अप्रैल की माँ शेन को सुला देती है। देन वो घर में प्रेयर्स करती है। इनफैक्ट वो शेन के कमरे में ही नीचे सोती हैं, लेकिन बीच रात एकदम से कोई तो उन्हें खींचता है, जबकि कमरे में आसपास कोई भी नहीं था। इस पॉइंट पे अप्रैल की माँ को भी लगने लग गया था कि घर में कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे में वो पूरे घर की लाइट्स ऑन करके रात भर जागती है। सुबह होते अप्रैल अपनी जॉब से घर आती है और वो अपनी माँ को एकदम डरा हुआ पाती है। अप्रैल की माँ बताती है कि उन्हें अपने पैर पे किसी मर्द के हाथ फील हुए, जो कि उन्हें घसीटा है। अप्रैल ये सुन के शॉक्ड थी और इस पॉइंट पे अप्रैल की माँ उससे पूछने लग जाती है कि आखिर तुम कौन सा जॉब करती हो जिसमें तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं और तुम नाइट शिफ्ट्स कर रही हो। अप्रैल फाइनली अपनी जॉब के बारे में माँ को बताती है और ये सुन के माँ बहुत ज्यादा उदास होती है। अप्रैल की माँ एक स्ट्रिक्ट मोमन थी और उनके लिए ये किसी पाप से कम नहीं था। इनफैक्ट माँ तो ये तक कह देती है कि क्योंकि अप्रैल ऐसे घटिया काम कर रही है, इसी वजह से उसके घर में सैटन या इविल आ चुका है। ये सब सुन के अप्रैल एकदम टूट जाती है। वहीं अप्रैल की माँ कहती है कि कुछ समय के लिए वो नैट और शेन को अपने घर लेके जाएंगी, तब तक जब तक अप्रैल और मैट अपनी इस घर वाली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट ना कर लें। सो यस, अप्रैल की माँ शेन और नैट को लेके यहाँ से चली जाती हैं। वहीं अप्रैल तो अब तक एकदम श्योर हो चुकी थी कि ये घर हॉन्टेड है। वहीं मैट भी वापस आ चुका था और वो फिर से घर की रिनोवेशन में लग जाता है। मैट फाइनली घर के अंदर वाली उस फेक वॉल को तोड़ता है और वाकई इस वॉल के पीछे कुछ छोटे छोटे रूम्स बने थे। इन रूम्स के वॉल्स पे अजीब क्रीपी ड्राइंग्स थी, ऐसी ड्राइंग्स जिन्हें देख के लग रहा था मानो बच्चों ने इन ड्राइंग्स को बनाया है। ड्राइंग्स की टोन काफी डार्क और क्रीपी थी। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था मानो जो भी बच्चे इन ड्राइंग्स को बनाए थे वो किसी तरह की मदद मांग रहे हो। जो भी हो, मैट स्पेस को भी पेंट वगैरह करने लग जाता है। वहीं अप्रैल वापस से अपनी रिलीजन की तरफ जाने लगती है और ऐसे में वो मॉर्मन विधि के हिसाब से घर में सेज वगैरह दिखाती है, मतलब घर में इंसेंस स्टिक से धुआं वगैरह करना, देन कुछ पाठ करना ताकि यहाँ कोई भी अगर इविल स्पिरिट हो वो निकल जाए। सरप्राइजिंगली ये वाकई काम कर जाता है, जहाँ एकदम से अप्रैल और मैट को ऐसा फील होता है मानो घर का माहौल बहुत हल्का और चीयरफुल हो गया है। ये दोनों कुछ दिन घर में बिताते हैं जहाँ वाकई सब कुछ ठीक लग रहा था, और ऐसे में अप्रैल अपनी माँ को बच्चे वापस लाने को कहती है। शेन और नैट भी वापस आ जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जाएगा। लेकिन उसी रात मैट को फिर से बेसमेंट से आवाज आती है। मैट नीचे चेक करने जाता है, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति उस पर हमला कर देती है। मैट को ऐसा फील होता है मानो कोई उसकी छाती पे खड़ा है, जिससे उसकी सांस नहीं आ रही है। उसे यहाँ सिगार स्मोक और लेदर की स्मेल आती है। देन उसे किसी आदमी की आवाज आती है जो कि मैट से कह रहा था कि क्विट मिसिंग विथ इट, यानी कि घर के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। दिन घर का बॉयलर भी चल पड़ता है जो कि दशकों से खराब पड़ा था। मैट समहाउ बच के ऊपर आता है और कुछ देर बाद अप्रैल जॉब से लौटती है। अप्रैल को भी घर में सिगार जलने की बदबू आती है और वो इसके बारे में मैट से पूछती है। फाइनली मैट रिवील करता है कि उसे घर में एक आदमी दिखता है जो कि मोस्टली घोस्ट है। इनफैक्ट वो आदमी तो आज उस पर अटैक भी किया। और मैट के इस रेवलेशन के बाद अप्रैल भी अपनी एक्सपीरियंसेस बयां करती है। इन शॉर्ट, अब पति पत्नी दोनों खुल के मान रहे थे कि इनका ये घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। ये दोनों घर को छोड़ना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियली इट वाज नॉट पॉसिबल। ऐसे में मैट घर के रेनोवेशन को कंटिन्यू रखता है, क्योंकि एक यही काम था जहां उसे सुकून मिलता था। एक दिन मैट पेंट शॉप पे होता है, जब शॉपकीपर से उसकी बात सुन के एक दूसरा पेंटर समझ जाता है कि मैट किस घर में रहता है। वो पेंटर मैट से पूछता है कि क्या तुम मूव इन करते वक्त देखे थे कि घर की दीवार पे क्या लिखा था। ये सुन के मैट को याद आता है कि वाकई में मूव इन करते वक्त घर की एक दीवार पे कुछ तो लिखा था, जिसे ब्रोकर छिपा कर पेंट करवा दिया। इस बात का याद आते मैट तुरंत घर वापस जाता है और उस दीवार की नई पेंट को हटाता है। पेंट के पीछे अब भी रेड कलर में वो बड़े टेक्स्ट्स लिखे हुए थे जो कि थे दिस हाउस मर्डर्ड मी। जी हाँ दोस्तों, ये देख मैट बहुत परेशान होता है और वो तुरंत अपने पड़ोसी से इस घर के बारे में पूछने जाता है। पड़ोसी बताता है कि मैट से पहले यहाँ डेविड अपने परिवार के साथ रहता था और डेविड के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था जो कि फिलहाल मैट के साथ हो रहा था। जी हाँ, डेविड भी मैट की तरह रात को घर पे चिल्लाता था और वो क्लेम करता था कि यहाँ आत्माएं हैं। डेविड की हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी पत्नी उसे डिवोर्स दे दी और डेविड खुद घर की जगह मोटेल जाके रहने लगा था। इनफैक्ट उसी मोटेल में डेविड गलत कदम उठा के समाप्त हो गया। ये सुन के मैट को लगता है कि शायद इस घर में डेविड की ही आत्मा है, लेकिन वो इस बात को लेकर फुली श्योर नहीं था। इन द मीन टाइम घर की रेनोवेशन कंप्लीट हो चुकी थी। तो एक रात अप्रैल की नींद खुलती है और वो अपने सामने एक बच्चे की आकृति देखती है। बच्चा कह रहा होता है ही इज कमिंग, और फिर एकदम से अप्रैल को ऐसा लगता है मानो कोई उसका गला दबा रहा है। अप्रैल चोक करने लगती है और मैट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कमरे की बेड हवा में उड़ जाती है और फिर नीचे गिरती है। इस पॉइंट पे पानी सर से ऊपर जा चुका था और ऐसे में मैट पूरे परिवार को लेके पास वाले मोटेल में चला जाता है। इस पॉइंट पे ये लोग एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप को कांटेक्ट करते हैं जिसका नाम था इनसाइड पैरानॉर्मल। इस ग्रुप से जेरेमी स्पेंसर और बिल स्पेंसर इनके घर की छानबीन करने का जिम्मा लेते हैं। जेरेमी और बिल पूरे घर में इक्विपमेंट्स वगैरह सेट करते हैं ताकि ये लोग EVP कैच कर सके। EVP बोले तो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन, यानी ऐसी आवाजें जो कि नॉर्मल ह्यूमंस तो नहीं सुन सकते। ये लोग अगले 1-2 महीने में घर में 15 रातें बिताते हैं टू कैप्चर सम पैरानॉर्मल वॉइस, लेकिन इनके हाथ कुछ खास लग नहीं रहा था। लेकिन एक रात ये दोनों अपनी आंखों से एक खिड़की अपने आप खुलता हुआ और बंद होता देखते हैं। ये देखने भरोसा हो जाता है कि कोई तो खिड़की से अंदर आया है और आज रात इन्हें पक्का EVP मिलेगा। अगली सुबह चेक करने पे ये लोग वाकई में कुछ स्ट्रेंज साउंड्स पाते हैं जिन्हें ये अप्रैल को सुनाते हैं। इन साउंड्स को सुनने के बाद अप्रैल शॉक में थी, क्योंकि ये वही साउंड्स थी जो कि इन जनरल अप्रैल घर में सुना करती थी, लाइक हे मॉमी। फिर एक आवाज कह रही थी कि द बेबी ड्राउंडेड। ये सब सुन के अप्रैल डिसाइड की कि वो डेबी नामक एक क्लैरवॉयंट की हेल्प लेगी जो कि आत्माओं से बात कर सकती थी। इनफैक्ट डेबी घर को क्लिंस करने में भी माहिर थी। बस फिर क्या था, अप्रैल डेबी को घर की चाबी दे देती है और डेबी इस घर में अकेले टाइम बिताती है। डेबी तुरंत बताती है कि इस घर में कुछ स्पिरिट्स हैं। इनफैक्ट डेबी को भी इस घर में सिगार स्मोक और लेदर की स्मेल आई थी। डेबी कहती है कि यहाँ की एक आत्मा अप्रैल और मैट से बहुत अपसेट है क्योंकि इन्होंने उसके घर को डिस्टर्ब किया है। ये सुन के अप्रैल और मैट को लगता है कि शायद ये आत्मा डेविड की होगी जो कि इनसे पहले इस घर में रहता था। लेकिन डेबी कहती है कि यहाँ कोई डेविड की आत्मा नहीं है, रादर किसी विलियम की आत्मा है। ये सुन के अप्रैल और मैट फौरन इस घर का पास्ट पता लगाने लगते हैं और लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स में वो पाते हैं कि काफी टाइम पहले इस घर में वाकई में विलियम और उसकी पत्नी रुथ रहती थी। अब अप्रैल यहाँ डिसाइड करती है कि वो डेबी की मदद से इस हाउस को क्लींस करवाएगी। इसके ठीक बाद डेबी हाउस की क्लींजिंग शुरू करती है और यहाँ उसके साथ अप्रैल और मैट भी थे। क्लींजिंग के दौरान विलियम उसकी फैमिली की सच्चाई सामने आती है। दरअसल वो लोग भी मॉर्मन्स थे और यहाँ विलियम और रुथ के 4 बच्चे थे। विलियम अपने बच्चों को मारता पीटता था। इनफैक्ट वो उन्हें हर तरह से अब्यूज करता था। वो बच्चों को उसी फेक वॉल के पीछे वाले छोटे कमरों में रखता था एंड दैट एक्सप्लेन्स कि क्यों वहाँ बच्चों की क्रीपी ड्राइंग्स बनी हुई थी। डेबी यहाँ शेन वाले रूम के कबर्ड के पास जाती है और बताती है कि विलियम के बच्चे यहीं छिपते थे, व्हिच एक्सप्लेन्स कि क्यों शेन को हमेशा ऐसा लगता था कि कबर्ड के अंदर कोई है। नाउ विलियम की बीबी
भी रुथ बाथ टब में खुद को समाप्त की थी और उसके बच्चे उसे टब से उठा के बाहर निकाले थे। नो वंडर अप्रैल भी बाथ टब में काइंड ऑफ डूबने लगी थी, क्योंकि उसके साथ भी वैसा ही कुछ होने लगा था। डेबी कहती है कि अप्रैल और मैट को 10 दिन के अंदर बाथ टब को यहाँ से हटा के दफनाना होगा। देन डेबी बेसमेंट में जाती है और बॉयलर से बात करने लगती है। फिर डेबी बताती है कि विलियम अपने बच्चों को 8 साल होने से पहले ही बॉयलर में जला देता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि मॉर्मन्स में 8 साल की उम्र में बैप्टिज्म होता है, जहां आपको आपके सारे गुनाहों को कबूल करना होता है। तो विलियम को डर था कि कहीं बैप्टिज्म के दौरान ये बच्चे उसकी पोल ना खोल दे। पोल ये है कि कैसे विलियम उन्हें अब्यूज करता था और इसलिए विलियम बच्चों को इसी बॉयलर में जला देता था 8 साल होने से पहले। सो बेसिकली घर में जिन बच्चों की आवाज आई थी वो वाकई में अप्रैल को माँ बुला रहा था और वो बच्चे अप्रैल की मदद करना चाहते थे, मतलब उसे विलियम से बचाना चाहते थे। इन्हीं बच्चों में एक बेंजामिन भी था जो कि शेन का दोस्त तक बन गया था। तभी अचानक क्लिंजिंग के दौरान विलियम की आत्मा यहाँ आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, डेबी तुरंत उसी किड्स पेंटिंग वाले कमरे में विलियम की आत्मा को घेर लेती है और उसे लाइट की तरफ जाने को कहती है। लाइट की तरफ जाना यानी मुक्ति दिलाना। इनफैक्ट डेबी यहाँ विलियम को घेर के अब बाकी बच्चे और रूथ की आत्मा को लाइट की तरफ गाइड करती है। देन फाइनली वो कमरे की खिड़की खोल के विलियम की आत्मा को भी मुक्ति दिला देती है। सो यस, फाइनली इस घर की हॉन्टिंग्स खत्म हो गई थी और इस इंसिडेंट से कुछ समय बाद तक अप्रैल और मैट अपने परिवार के साथ यहाँ रहे। अनफॉर्चुनेटली अब इनके साथ यहाँ कोई भी असाधारण घटना नहीं हुई, यानी कि ये घर अब पूरी तरह से सेफ था। स्टिल ये लोग ऐसी हिस्ट्री वाले घर में रहना नहीं चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने इस घर को बेच दिया। अप्रैल और मैट पिछले 20 सालों में 8 घर बदल चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी नॉमैड लाइफ पसंद है। वहीं जो परिवार अप्रैल और मैट के बाद इस एवेन्यूज वाली घर में शिफ्ट हुई, वो तब से आज तक वही रह रहे हैं विदाउट ए सिंगल पैरानॉर्मल इंसिडेंट। यानी कि वाकई में घर की क्लिंजिंग हो गई है एंड नाउ इट्स फुली सेफ। यहीं पे ट्रू हॉन्टिंग सीरीज की दिस हाउस मर्डर्ड मी रियल स्टोरी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन और अब हम इस पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखो, हर रियल पैरानॉर्मल कहानी की तरह अप्रैल और मैट की दास्तां पे भी सवाल उठाए जाते हैं। आई मीन, क्या ये सब सच था या सिर्फ एक बनाई हुई कहानी थी? ऑनलाइन फोरम्स पे कई लोग ने इस कहानी पे शक जताया है। लोग इसे स्टेज कह रहे हैं, मनगढ़ंत कहते हैं, देन क्लीशेड हॉन्टेड हाउस स्टोरीज भी बताने लग गए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये कहानी वाकई में सच हो सकती है। इसी बीच ऑनलाइन डिजिटल डिटेक्टिव्स ने इस केस के तह तक जाने की कोशिश की। उन्होंने उस घर की पहचान भी कर ली जिसे सीरीज में बताया गया है। नाउ ऑफ कोर्स प्राइवेसी रीजंस के कारण मैं आपको उस घर का एड्रेस नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि उस प्रॉपर्टी की रिकॉर्ड्स क्या कहती है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये घर अक्टूबर 2003 में और फिर जुलाई 2007 में बेचा गया था और ये जो टाइमलाइन है वो वहाँ रहने वाली परिवार की टाइमलाइन से मोटा मोटी मेल खाती है। इसी एड्रेस से जुड़ी एक और दुखद घटना सामने आई। मई 2021 में इस घर में एक गलत हुआ, मतलब कोई तो समाप्त हो गया था गलत तरीके से। इसका हॉन्टिंग से सीधा कोई संबंध ना हो, लेकिन इसने घर के इतिहास में एक और काला अध्याय जोड़ दिया है। हालांकि लाइक सेड बाय शेन इन दिस डॉक्यूमेंट्री, अप्रैल और मैट के बाद वाली फैमिली को यहाँ किसी भी तरह की हॉन्टिंग फील नहीं हुई। इनफैक्ट जो एक इंसिडेंट यहाँ हुआ 2021 में, उसका भी मोस्टली हॉन्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, रादर इट वाज समथिंग एल्स। सो यस, यही वजह है कि कई लोग इस केस को स्टेज्ड कह रहे हैं। अंत में सवाल ये नहीं है कि हॉन्टिंग असली थी या नकली, सवाल ये है कि ये कहानी इतनी प्रभावशाली क्यों है। अप्रैल और मैट की दास्तां में वो सब कुछ है जो हमें डराता है। एक परिवार का सपना, एक छिपा हुआ राज, मासूम बच्चों पर हमला और अपने ही घर में कैद हो जाने का एहसास। ये कहानी बार बार इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि ये हमारे सबसे गहरे डरों को छूती है कि क्या हमारा घर सच में महफूज है और हमारी दीवारों के पीछे क्या राज दफन है। एक ऐसी दास्तां है जो कई सवाल छोड़ जाती है और शायद इसका जवाब हर सुनने वाले अपने अपने विश्वास के आधार पर तय करते हैं। ऐसे में आप भी कमेंट्स में बता दीजिएगा कि क्या आप इस घर की हॉन्टिंग्स में यकीन करते हैं या फिर आप भी इसे मनगढ़ंत मानते हैं। तो फिल्म के शुरुआत में हम व्यूअर्स एक लेडी को देखते हैं जो किसी से बच के भाग रही होती है। ये लेडी भागते हुए टनल से होते हुए जमीन को हटा के निकलती है, लेकिन इससे पहले वो पूरी तरह एस्केप कर पाती, एक मास्क्ड आदमी इस लेडी पे हमला कर देता है। समाप्त होने से पहले वो लेडी रोते हुए चिल्लाती है कि वो फिर से समाप्त होना नहीं चाहती। यहाँ से सीन चेंज होकर क्लोवर नाम की लड़की पे फोकस करता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी बहन मेलेनी को ढूंढने रोड ट्रिप पे निकली थी। इनके ग्रुप में क्लोवर के अलावा मैक्स था जो कि क्लोवर का एक्स बॉयफ्रेंड था। देन नीना एंड मेगन नाम की 2 लड़कियां थी, साथ ही नीना का बॉयफ्रेंड एब भी था और ये लोग एब की ही कार में थे। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि क्लोवर की मां के देहांत के बाद क्लोवर की बहन मेलेनी उसे छोड़ के चली गई थी और तब से ही वो लापता है। हालांकि मेलेनी क्लोवर को एक वीडियो जरूर भेजी थी जिसमें हम हार्टली नामक शॉप को देख पाते हैं और उसी शॉप को क्लोवर उसके फ्रेंड्स लोकेट कर लिए थे। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सबके बीच की डायनामिक्स बता देता हूँ। लाइक मैक्स वापस से क्लोवर का बॉयफ्रेंड
बनना चाहता था। देन नीना हर 3 महीने में अपना पार्टनर चेंज करती रहती है और ये पार्टनर कभी लड़का होता है कभी लड़की। हालांकि नीना के फ्रेंड्स हमेशा क्लोवर, मेगन और मैक्स ही रहे हैं एंड दिस टेल्स अस कि एब इनके ग्रुप में नया है। मेगन थोड़ी साइकिक टाइप की है जहां वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाइब्स में यकीन करती है। ऑल्सो क्लोवर और उसकी बहन मेलेनी के बीच कुछ तो तनाव था, लेकिन अब क्लोवर अपनी बहन मेलेनी को ढूंढ रही है। एक और बात यह कि मेलेनी की वीडियो देख हम व्यूअर्स क्लियरली समझ जाते हैं कि पहले सीन में समाप्त होने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मेलेनी ही थी। एनीवेज क्लोवर यहाँ शॉप के अंदर जाती है जहाँ उसे हिल नाम का शॉपकीपर मिलता है और हिल बताता है कि इस जगह से थोड़ा आगे एक माइनिंग टाउन है नेम्ड ग्लोर वैली और वहीं पे कई लोग मिसिंग होते हैं। सो इफ मेलेनी यहाँ तक आई थी तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो ग्लोर वैली में ही मिसिंग हुई होगी। ये सुनते क्लोवर और बाकी कार से ग्लोर वैली की ओर चल देते हैं और रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही थी। इसी वजह से सभी परेशान थे, लेकिन एकदम से ये लोग एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां एक विजिटर सेंटर था और बस उस पर्टिकुलर एरिया में बारिश नहीं हो रही थी। नाउ दिस वाज वियर्ड, लाइक काइंड ऑफ अ वाटर वॉल जहां आसपास आंधी तूफान वाली बारिश हो रही है, लेकिन एक स्पॉट या एरिया ऐसा है जहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। खैर सभी लोग गेस्ट हाउस या विजिटर सेंटर के अंदर जाते हैं जहां कोई भी नहीं था, लेकिन वहां कुछ अजीब चीजें थी। लाइक कैलेंडर में डे था सैटरडे 24 अक्टूबर 1998, यानी आज से 20 साल पहले का समय। देन यहाँ एक आवर ग्लास था जो कि चल रहा था एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला था। अब रात होते ही नीना रजिस्टर में साइन करती है, मतलब यहाँ वो रहेगी। एब को यहाँ एक मिसिंग पर्सन का बोर्ड दिखता है जिसपे मेलेनी की फोटो थी। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि गेस्ट हाउस के रजिस्टर में मेलेनी का नाम भी लिखा हुआ था एज गेस्ट, वो भी मल्टीपल टाइम्स। इसी दौरान क्लोवर को बाहर ऐसा लगता है मानो जंगल में कोई है और क्लोवर जंगल में छानबीन करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैक्स क्लोवर को वापस लेके आता है और जब क्लोवर को ये मेलेनी की मिसिंग फोटो और रजिस्टर में नेम वाली बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक में थी। इतना ही नहीं, एकदम से इनका ध्यान आवर ग्लास पे जाता है जो कि फिर से चालू हो गया था, यानी ये आवर ग्लास पलटा गया है जबकि इनमें से कोई ऐसा नहीं किया था। चीजें और भी वियर्ड तब हो जाती है जब कोई तो एब की गाड़ी को ऑन करके जंगल वाले एरिया में ले गया था एंड ये लोग यहाँ गाड़ी के पीछे नहीं जाते क्योंकि हो सकता है गाड़ी में बैठा इंसान खतरनाक हो। इस पॉइंट तक सबको लगने लग गया था कि यहाँ कुछ तो अजीब है और ऐसे में क्लोवर, मैक्स और मेगन बेसमेंट में जाते हैं और यहाँ बेसमेंट में भी विंडोज थे व्हिच वाज अगेन वियर्ड। तभी एकदम से एक मास्क्ड आदमी एक्स लिए पहले एब को समाप्त करता है, देन नीना को भी निपटा देता है। इसके बाद वो मेगन और मैक्स को खत्म कर देता है और क्लोवर समहाउ बाहर भागती है। ऑल्दो क्लोवर बच नहीं पाती क्योंकि वो मास्क्ड मैन उसे भी समाप्त कर देता है। नाउ ऐसा होते हैं वापस आवर ग्लास को देखते हैं जो कि अपने आप एक मैकेनिकल सिस्टम के बदौलत टर्न करता है और ये पांचों अगेन जिंदा थे फ्रॉम द सेम पॉइंट जब रात हुई थी और आवर ग्लास पहले स्टार्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ खेल टाइम लूप का है जिस पे हम वीडियो के एंड में चर्चा करेंगे, बट फॉर नाउ ये पांचों एकदम परेशान थे क्योंकि इन्हें क्लियरली याद था कि ये लोग पिछली रात नहीं बचे थे, बट समहाउ अब सभी जिंदा थे। ऑल ऑफ देम आर बैक। नाउ द क्रेजीएस्ट थिंग वाज कि मिसिंग वाले बोर्ड पे अब इन सब के फोटोज भी लगे हुए थे। इस पॉइंट पे सभी यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन तभी मेगन एकदम से पजेस्ड हो जाती है और घर की लाइट्स भी चली जाती है। ये लोग मेगन के पीछे जाते हैं जहाँ मेगन पजेस्ड हालत में मिसिंग वाले बोर्ड पे पॉइंट कर रही थी और वहाँ जिनकी भी फोटोज थी उनकी तरह मेगन बात कर रही थी, डिपिक्टिंग कि जिन लोगों की फोटोज मिसिंग बोर्ड पे है वो सभी यहाँ इनकी तरह ही टाइम लूप में फंस के हमेशा के लिए यहीं के हो गए। इसके बाद मेगन एकदम से गिर के समाप्त हो जाती है और सभी पैनिक करके विजिटर प्लेस को अंदर से लॉक करते हैं। तभी क्लोवर को बाहर से मेलेनी की आवाज आती है और बाकियों के मना करने के बावजूद क्लोवर बाहर चली जाती है। अब बाहर इनके सामने एक टूटा फूटा घर आ जाता है जो कि पहले तो नहीं था और एकदम से कोई अदृश्य शक्ति क्लोवर को इस घर में खींच के ले जाती है। मैक्स क्लोवर को बचाना चाहता था, इनफैक्ट नीना वांटेड द सेम, लेकिन क्योंकि एब ग्रुप में नया था और उसकी इनसे बॉन्डिंग नहीं थी तो वो खुद बचने के फिराक में ज्यादा था। खैर तो उस टूटे फूटे घर के अंदर क्लोवर को अजीब से क्लाउन टाइप के मास्क वगैरह दिखते हैं और रादर वी कैन से वो थोड़े हाफ मैनिक्विन जैसे दिख रहे थे। देन एक क्रीपी सी बूढ़ी औरत क्लोवर पे हमला करके बोलती है कि या तो तुम पूरी रात सरवाइव कर जाओ या फिर इस न खत्म होने वाली रात का हिस्सा बन जाओ। ये कहते वो बूढ़ी औरत कंकाल में तब्दील होकर समाप्त हो जाती है और उसकी इस हरकत से क्लोवर वाज पोजेस्ड। दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को ढूंढने इसी खंडर जैसे घर में आता है, वहीं एब किसी तरह नीना को मना के कार लेके भागने की कोशिश करता है। इन्हें आगे एक बड़ा सा जायंट मॉन्स्टर दिखता है जिसके कारण इन्हें वापस लौटना पड़ता है। देन एक मास्क वाला आदमी ना सिर्फ एब को बल्कि नीना को भी समाप्त कर देता है। वहीं मैक्स जो कि क्लोवर को ढूंढ रहा था उस पे भी पोजेस्ड क्लोवर एक मास्क पहने हमला करती है, देन खुद एब की गाड़ी के नीचे आके निपट जाती है। सो यस, एक बार फिर पूरा ग्रुप निपट चुका था और यहाँ मैं निपट जाना या समाप्त हो जाना ऐसे वर्ड्स इसलिए यूज कर रहा हूँ
क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, समझ जाओ आप लोग। अब यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैक्स क्लोवर को ढूंढने उस पुराने घर में गया था तो उसे वहां कुछ क्रीचर्स की ड्राइंग दिखी थी। देन टीवी पे किसी माइनिंग एक्सीडेंट की न्यूज थी और एक जोकर वाली डॉल भी। इस सब का कनेक्शन आपको एंड तक अपने आप ही समझ में आ जाएगा। फॉर नाउ एक बार फिर आवर ग्लास टर्न हुआ, नाइट फिर से शुरू हुई और सभी लोग खुद को जिंदा पाते हैं। इस बार ये सभी लोग स्मार्टली खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं क्योंकि यहाँ सब सेफ रहते हैं। एब नल से पानी निकाल के पीता है, सभी पानी पीते हैं, बट मेगन वो सरप्राइज्ड क्योंकि पहले इस बाथरूम में पानी नहीं आ रही थी। मेगन ये भी नोटिस करती है कि कैसे हर बार समाप्त होने के बाद इनके शरीर में चेंजेस आ रहे थे, लाइक बाल झड़ना, स्कार्स का आना, अजीब तरह के दांत निकलना वगैरह वगैरह। अब इससे पहले सभी आगे का कुछ प्लान बनाते, एब एकदम से कफ करते हुए लिटरली फट जाता है। इसके बाद सभी एक एक करके फटने लगते हैं क्योंकि जो पानी वो लोग पिए थे उसमें कुछ तो ऐसा खतरनाक मिला हुआ था जिससे शरीर में ऐसा रिएक्शन हुआ कि ये लोग फट रहे थे। लास्ट तक क्लोवर बचती है और यहाँ क्लोवर के सामने हिल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हिल वही बंदा है जो कि क्लोवर को उस गैस स्टेशन वाली शॉप पे मिला था और क्लोवर के समाप्त होने से पहले हिल कहता है कि वो ऑलमोस्ट नाइट खत्म होने तक बच गई थी और अगर उसे बचना है तो हाथ पे हाथ रख के बैठने से वो नहीं बच पाएगी। इसके बाद क्लोवर भी समाप्त हो जाती है एंड द आवर ग्लास टर्न्स। तो अगेन ये लोग जिंदा हो चुके हैं और इस बार ये लोग घर में छानबीन शुरू करते हैं ताकि इन्हें कुछ क्लू मिल सके कि यहाँ हो क्या रहा है और यहाँ से कैसे निकला जा सके। ऐसे में क्लोवर को हिल की कुछ आइडियाज मिलती है सजेस्टिंग कि हिल किसी तरह का डॉक्टर है और वो इस सब में जरूर इन्वॉल्व्ड है। एब को एक 20 साल पुराना पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि ग्लोर वैली में उस टाइम पे एक माइनिंग डिजास्टर हुआ था। बेसिकली माइनिंग करते हुए लोग इतनी डीप खुदाई कर दिए थे कि पूरा टाउन ही धस के अंदर चला गया और इस घटना के दौरान 1100 से भी ज्यादा लोग समाप्त हो गए थे। जो लोग सर्वाइव किए उन्हें ट्रॉमा हुआ था और उसी ट्रॉमा से डील करने के लिए डॉक्टर हिल को बुलाया गया जो कि किसी तरह के थेरेपिस्ट थे और वो सर्वाइवर्स के साथ डील कर रहे थे। यही वजह है कि इस एरिया में दूसरे घर नहीं दिख रहे थे क्योंकि वो तो जमीन में समा गए होंगे और बेसमेंट में भी हम विंडोज इसलिए देख पाए थे क्योंकि ऊपर का फ्लोर जमीन में नीचे गिर गया होगा। इन लोगों को सो कॉल्ड बेसमेंट वाली जगह पे एक डोर भी मिलता है लेकिन डोर के उस पार इतना अंधेरा था कि कोई जाता नहीं। तभी मैक्स को एक VHS टेप मिलता है और इस टेप के अंदर इन्हें कई सवालों का जवाब मिलता है। टेप में हिल बता रहा होता है कि कैसे बचे हुए सर्वाइवर्स को थेरेपी देने के बजाय वो उन पे एक्सपेरिमेंट करने लग गया। पेशेंट्स को मसल एट्रोफी हुआ, भूख लगा, बट सबसे ज्यादा उन्हें डर लगा, बहुत ज्यादा डर। ये हिल के लिए काम किया क्योंकि सर्वाइवर्स के अंदर माइनिंग डिजास्टर का ट्रॉमा था और सेम ट्रॉमा लिंगर किया ऑन विजिटर्स। इन शॉर्ट जितना लॉन्गर लोग इस डर के साथ जिए वो काइंड ऑफ मॉन्स्टर में तब्दील हो गए और फाइनली वो एक अजीब से क्रीचर की तरह बन गए जिसे हम वेंडिगो कह सकते हैं। सो वेंडिगोज ऐसे क्रीचर हुए जो कि ह्यूमंस ही थे। देन 13 रात तक समाप्त होके आए और फाइनली फियर के कारण ट्रांसफॉर्म हुए। तो देखा जाए तो ये 5 लोग भी वेंडिगो ही बन जाएंगे अगर ये लोग 13 बार समाप्त हो जाते हैं। इनफैक्ट इस जगह की जो रजिस्टर थी ना उसमें जितने भी लोग के नेम्स लिखे थे सबके नाम 13 बार ही लिखे हुए थे, डिपिक्टिंग कि अगर 13 बार समाप्त होने से पहले इस जगह से नहीं निकल सके तो हमेशा यहीं फंस जाओगे एज वेंडिगो। तो अब आप समझ रहे होंगे कि वहां जो टीवी में माइनिंग न्यूज चल रही थी, देन क्लाउन्स दिख रहे थे या फिर जो पेजेस पे कुछ अजीब क्रीचर्स बने हुए थे वो सब क्यों बने हुए थे। मोस्टली ये हिल का एक्सपेरिमेंट था। तो हाँ, ये सब सुन के सबकी हालत खराब हो जाती है और क्लोवर हिल से फेस टू फेस मिलने की बात कहती है। इस पे हिल कहता है कि अगर क्लोवर अकेली आएगी तो इट्स पॉसिबल और अगर क्लोवर खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है तो हिल बाकी 4 को छोड़ देगा। क्लोवर ये डील लेने के लिए काइंड ऑफ रेडी थी और एव भी बचने के लिए क्लोवर को डील लेने के लिए उकसा रहा था। ऑल्दो बाकी दिन इसके लिए राजी नहीं थे क्योंकि क्लोवर उनकी अच्छी दोस्त थी। स्टिल क्लोवर अकेले ही जंगल में चली जाती है जहां एक बियर ट्रैप में फंस के कोई उसे खींच लेता है। दूसरी तरफ सभी एब पे गुस्सा होते हैं क्योंकि एब काफी सेल्फिश बिहेव कर रहा था एंड दे वांटेड कि लूप फिर से शुरू किया जाए। इसलिए नीना एब पे हमला कर देती है। वहीं मेगन और मैक्स क्लोवर को ढूंढने जाते हैं। नाउ अगेन वही होता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी पहले मेगन ट्रैप में फंस के ग्लास डोर से नीचे गिर के समाप्त होती है। देन मास्क्ड मैन नीना और एब को समाप्त करते हैं। मैक्स यहाँ क्लोवर से मिल जाता है लेकिन इन्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए नया लूप शुरू करना था, इसीलिए मैक्स क्लोवर के कहने पे उसे समाप्त करता है। देन खुद को वेंडिगो के सामने ले आता है जिससे वो भी समाप्त हो जाता है। इन शॉर्ट लूप विल रीस्टार्ट अगेन। सो यस, सभी वापस जिंदा थे बट द ट्विस्ट वाज कि ये अब इनका 13th एंड फाइनल लूप था। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, तो मैं बता दूं कि इन्हें एक्चुअली ठीक से याद ही नहीं था कि लूप कितनी बार वापस शुरू हुआ है। मतलब इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है समाप्त होने वाला खेल वो 13 बार ऑलरेडी हो चुका है या 13th टाइम है ये। और ये उन्हें रजिस्टर पे देख के पता चलता है जहां नीना 13 बार साइन कर चुकी थी, डिपिक्टिंग कि इन लोगों का ये फाइनल लूप है बिफोर दे टर्न इनटू वेंडिगो। एब और बाकियों के शरीर में तो अब बहुत चेंजेस आ गए थे और यहाँ एब के फोन में काफी रिकॉर्डिंग्स थी जिसमें ये लोग देख पाते हैं कि कैसे अलग अलग लूप्स में ये लोग समाप्त हुए थे। इनफैक्ट घर के बाहर भी कई और हाउस अब दिखने लग गई थी। तभी ये लोग नोटिस
नोटिस करते हैं कि इनके साथ मेगन नहीं है और एब अनुमान लगाता है कि शायद मेगन बच गई होगी। ये लोग फोन में एक वीडियो चेक करते हैं जहां इन्हें एक वीडियो मिलती है जो कि मेगन बनाई थी और वो वाकई बच के हिल के पीछे बेसमेंट वाली उस डोर में गई थी जहां काफी अंधेरा था। बस फिर क्या था, चारों उस डोर के थ्रू डार्क टनल्स में जाने लगते हैं ताकि ये लोग हिल को ही कन्फ्रंट करके यहाँ से निकल सके। ये सभी मेगन के रास्ते पे चल पड़ते हैं जहां इन्हें वेंडिगो से लड़ना पड़ता है, बट समहाउ सभी बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट कुछ मास्क्ड लोग भी इन पे सरप्राइज अटैक करते हैं और इस हमले में क्लोवर दूसरों से अलग हो जाती है। यहाँ क्लोवर को अब अपनी बहन मेलेनी दिखती है, लेकिन एज अ वेंडिगो, और क्लोवर को न चाहते हुए भी मेलेनी को समाप्त करना पड़ता है क्योंकि वो वेंडिगो बन गई थी और क्लोवर को खुद को भी बचना था। देन क्लोवर फाइनली मेगन को ढूंढ लेती है जो कि एक कमरे में कैद थी और एक चेन्ड वेंडिगो मेगन को समाप्त करने धीरे धीरे चेन तोड़ रहा था। दूसरी तरफ एब, नीना और मैक्स मिलकर वेंडिगो से लड़ रहे थे और खुद को बचा रहे थे। नाउ क्लोवर यहाँ भागते हुए हिल के ऑफिस तक पहुंच जाती है और वहां हिल भी आता है। क्लोवर हिल का सामना करती है और हिल बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और जो क्रीचर्स उन्होंने देखे हैं वो क्लोवर के डिप्रेशन और फियर के पार्ट मैनिफेस्टेशंस हैं। यहाँ हम क्लोवर के बारे में थोड़ा और जान पाते हैं कि कैसे वो लाइफ में डिप्रेस्ड है। इनफैक्ट वो 2 बार खुद के साथ गलत करने की भी कोशिश करी थी। सो यस, ये मॉन्स्टर्स रियल तो हैं लेकिन दे डू शोकेस ह्यूमन साइकी और कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव इमोशन, स्पेशली डर के ही मैनिफेस्टेशंस हैं। इन शॉर्ट, ये जगह लोगों के फियर और इनसिक्योरिटी से ही ड्राइव होती है, काइंड ऑफ लाइक हाउ पेनीवाइज फीड्स ऑन इट्स विक्टिम्स। और यही एक्सपेरिमेंट्स हिल कर रहा था जहां वो ट्रॉमा वाले लोगों को और ट्रॉमा वाली जगह को साथ लाके ऐसे भयावह सिनेरियोस क्रिएट करता था जिसमें लोग फंस जाते हैं एंड दे टर्न इनटू मॉन्स्टर्स लाइक वेंडिगो। now, बातों के दौरान क्लोवर नोटिस करती है कि ऊपर के पाइप से वो जहरीला पानी टपक रहा था। जी हाँ, वही पानी जिसको पी के ये लोग फट गए थे। और क्लोवर चुपके से हिल के टी कप में वो पानी टपका देती है। अब जैसे ही हिल भाषण देते हुए अपना चाय पीता है, अब वो भी फट जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद क्लोवर कीज लेके मेगन को आजाद करती है। वहीं बाकी लोग मास्क्ड वुमेन को समाप्त कर देते हैं और फिर सब एक साथ मिल के टनल से भागते हैं। इनके पीछे वेंडिगोज पड़े हुए थे लेकिन ये समहाउ टनल के एंड तक आते हैं। और दोस्तों, ये वही पॉइंट है जहां तक हमने मेलेनी को भी आते हुए देखा था ड्यूरिंग द फर्स्ट सीन। एन वक्त पे टनल से निकल जाते हैं और जैसे ही आवर ग्लास खत्म होता है और सूरज उगता है, इन्हें समझ आ जाता है कि ये लोग फाइनली टाइम लूप से बच चुके हैं। अब टाइम लूप से आजाद ग्रुप अपनी जीत की सेलिब्रेशन करता है और इस जगह से दूर ड्राइव कर लेता है, मतलब यहाँ से निकल लेते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में हमें वही रूम दिखाया जाता है जहाँ कई सर्विलियंस स्क्रीन थे ऑफ दिस सेम प्लेस। एकदम से रेनफॉल वाला वेदर चेंज होके स्नोफॉल टाइप हो जाता है और एक कार यहाँ आके रुकती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अंटिल डॉन फिल्म की कहानी और अब हम यहाँ फिल्म से रिलेटेड कुछ चीजों पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर एंडिंग की बात की जाए तो एंड में जो स्नो सीन आता है वो एक बदलाव को दिखाता है। जब टाइम लूप तोड़ने के बाद सब बच जाते हैं और आवर ग्लास खत्म होता है तो स्नो का सीन ये दिखाता है कि ग्रुप ने टाइम लूप से छुटकारा तो पा लिया है लेकिन अभी भी कुछ न कुछ अजीब चल रहा है। स्नो के ट्रांजिशन से ये समझ आता है कि डिस्पाइट ये ग्रुप जीत गई है लेकिन अब भी उन्हें एक ऐसे जगह पे रहना पड़ रहा है जो रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रही है। रेन से स्नो में बदलाव एक नया साइकिल का इंडिकेशन हो सकता है जो ये सिंपली इंप्लाई करता है कि उनकी विक्ट्री के बावजूद अब भी डेंजर है और हो सकता है ये नाइटमेयर दोबारा आ जाए। मे बी इन 5 लोग पे ना आए क्योंकि ये लोग यहाँ से निकल गए हैं लेकिन अब भी शायद लोग वहां पे फंसते रहेंगे। इनफैक्ट वहां में कार को आते देखते भी हैं, which proves my point. Also this depicts की फिल्म की सीक्वल भी आ सकती है। Now if we talk about Dr. Hill, well initially वो एक शॉपकीपर लगता है लेकिन एक्चुअली में वो तो सर्वाइवर्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसके एक्सपेरिमेंट्स का पर्पस इन्हें हील करना नहीं बल्कि उनके इमोशनल स्कार्स को एक्सप्लॉइट करना और उन्हें मॉन्स्टर में बदलना था। हिल का माइंड ये समझता है कि लोगों के फियर और ट्रॉमा को मैनिपुलेट करके उन्हें फिजिकल मॉन्स्टर्स यानी वेंडिगोज बनाया जा सकता है। ये क्रीचर्स लोगों के सबसे गहरे फियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हिल का एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं था बल्कि इमोशनल ट्रॉमा को फिजिकल फॉर्म में बदलना भी था। इसका पर्पस लोगों को और ज्यादा साइकोलॉजिकली ब्रेक करना था। इन शॉर्ट, हिल वाज प्योर इविल। फिल्म में जो टाइम लूप दिखाया गया है वो डॉक्टर हिल के एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट था। हिल का पर्पस था सर्वाइवर्स के फियर और ट्रॉमा को एक्सप्लॉइट करना और उन्हें एक लूप में डालना जहां वो बार बार समाप्त होने को एक्सपीरियंस करते रहे। जब ग्रुप विजिटर सेंटर पहुंचता है हम वो आवर ग्लास देखते हैं जो टाइम को कंट्रोल करता है काइंड ऑफ या फिर डिपिक्ट करता है। हर बार जब कोई समाप्त होता है टाइम रिवर्स हो जाता है और ग्रुप फिर से वही रात में वापस आता है। ये टाइम लूप हिल के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से होता है जिसमें विक्टिम्स का फियर और ट्रॉमा उन्हें कंटिन्यूअसली ट्रैप कर लेता है। अब 13 बार समाप्त होने का सिस्टम क्या है?
वेल हिल का मानना था कि फियर और ट्रॉमा को बढ़ाने के लिए ये साइकिल बनाया जाए। हर बार जब ग्रुप समाप्त होता है तो उनके बॉडीज और माइंड में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे हेयर फॉल, स्कार्स और वियर्ड फिजिकल चेंजेस। ये सब इंडिकेट कर रहा था कि वो वेंडिगो में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और यही चीज अगर 13 बार रिपीट हो जाए, मतलब वो 13 बार समाप्त हो जाए, इस डर को जी ले कि 13 बार समाप्त होना कैसा लगता है और बहुत ज्यादा डर जाए, तो उनका फियर ट्रॉमा इतना बढ़ेगा कि वो वेंडिगो बन जाएंगे। कब बन जाते थे? 13th टाइम पे। इसलिए नंबर 13 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यही वजह है कि टाइम लूप के हर राउंड में ग्रुप को अपनी फियर से फेस करते हुए वेंडिगो बनने का रिस्क होता गया, बढ़ता गया, एंड में बन भी जाते, लेकिन समहाउ ये लोग एस्केप कर गए। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वेंडिगो, वेल फिल्म में वेंडिगो एक ट्रेडिशनल मॉन्स्टर नहीं बल्कि फियर, ट्रॉमा और ग्रीड का सिंबल है। फोकलोर की बात करें तो वेंडिगो को हंगर और इंसानों को खाने का स्पिरिट माना जाता है। अंटिल डॉन में वेंडिगो क्रीचर्स एक्चुअली क्लोवर के फियर्स का मैनिफेस्टेशन है जो हिल के एक्सपेरिमेंट से जिंदा होते हैं। ये क्रीचर्स पहले ह्यूमंस थे पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन उनके इमोशनल ट्रॉमा की वजह से होता है। माइनिंग डिजास्टर के बाद सर्वाइवर्स के फियर्स, हंगर और सैडनेस ने उन्हें वेंडिगो में तब्दील कर दिया। वेंडिगो एक मेटाफर जैसा भी है कि किस तरह अनचेक्ड नेगेटिव इमोशन इंसान को कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे ये क्रीचर्स दूसरे को खा जाते हैं। वहीं क्लोवर की बात की जाए तो उसका कैरेक्टर डीपली इफेक्ट है अपनी बहन मेलेनी की खोज से। हालांकि क्लोवर और मेलेनी की रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं थी जैसा हमें फिल्म में दिखाया गया है, स्पेशली जब इनकी मॉम समाप्त हो गई थी। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों बहनें ही थी और दोनों एक दूसरे के लिए केयर भी करती थी। यही ट्रॉमा फिल्म की सेंट्रल थीम है और क्लोवर के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। उसकी गिल्ट और अपनी बहन के साथ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज उसकी वल्नरेबिलिटी बन जाती है और हिल उसका फायदा उठाता है। क्लोवर का जर्नी सिर्फ सर्वाइवल का नहीं बल्कि अपने इनर फियर्स और इनसिक्योरिटीज को फेस करने का भी है। जो हॉरर्स वो फेस करती है वो उसके अपने ट्रॉमा के फिजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। फिल्म ये दिखाती है कि कैसे इमोशनल स्कार्स अगर छोड़े जाएं तो वो कुछ मॉन्स्टर्स में बदल सकते हैं, जैसे वेंडिगो क्रीचर्स। अब ये तो थी फिल्म की स्टोरी की बात, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में ये भी बताया था कि ये फिल्म अंटिल डॉन नामक गेम से इंस्पायर्ड है। ऑल्दो मूवी के अंदर कुछ क्रिएटिव चेंजेस हैं जो सिनेमैटिक और सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी बनाते हैं। सेल्फ कंटेन्ड बोले तो आपको गेम खेलने की जरूरत नहीं है इस फिल्म की स्टोरी को समझने के लिए, आप मेरी एक्सप्लेनेशन से ही समझ गए होंगे। दोनों फिल्म और गेम में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आइसोलेटेड जगह पे जाते हैं और क्रीचर्स का सामना करते हैं, पर गेम में प्लेयर्स अपने डिसीजन से स्टोरी को कंट्रोल करते हैं। इनफैक्ट वहां आप डिच भी कर सकते हो लोगों को, लेकिन यहाँ मूवी में ऐसा नहीं हुआ। तो हाँ, वी कैन से कि मूवी में ये एस्पेक्ट थोड़ा लूज हो गया है, लेकिन साइकोलॉजिकल हॉरर और टाइम लूप मैकेनिक को ढंग से दिखाया गया है। वेंडिगो क्रीचर्स और माउंटेन लॉज का सेटिंग गेम से ही लिया गया है, लेकिन मूवी में हिल का रोल ज्यादा बड़ा है और कैरेक्टर्स के इंटरेक्शन को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल फिल्म में हिल एक मैनिपुलेटर के रूप में दिखाई देता है, जबकि गेम में वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर था। वेंडिगो क्रीचर्स का लिंक माइनिंग डिजास्टर से तो गेम में भी था, लेकिन फिल्म में हिल के एक्सपेरिमेंट ज्यादा डायरेक्टली उन क्रीचर्स को बनाते हैं। देन गेम में जो बटरफ्लाई इफेक्ट सिस्टम था, जहां प्लेयर के डिसीजन से स्टोरी का आउटकम चेंज होता था, वो फिल्म में उस तरह से तो नहीं, लेकिन टाइम लूप और रिपीटेशन के थ्रू जरूर दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ गेम का जो कोर आइडिया था उसे फिल्म में लिया गया है, बट देन यहाँ जो विजुअल फॉर्म था और जो नैरेटिव थी फिल्म की उसको थोड़ा चेंज किया गया है। सो यस, कोर सेम है बट कहानी थोड़ी अलग है, इंडिपेंडेंट है, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड वन।